मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदांत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के 200 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। देखिए दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सभी के सवाल जितने भी सभी सवाल है ये आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो पहला सवाल है कि इनमें से कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेड ऊष्मा का कुचालक है। अगला सवाल है इनमें से कौन अधातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कार्बन है वह क्या होता है, हम लोग का अधातु होता है। धातु का पहचानने का तरीका होता है जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1 2 3, जिसके लास्ट में 1 2 3 आ जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वह धातु होता है। बाकी सब के सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन उपधातु है। तो जो जर्मेनियम है यह हम लोग का उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है जिंक ब्लेड किसका अयस्क है। तो जिंक ब्लेड जिंक का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। और इस सवाल को दिमाग में बैठा लीजिए, 2 बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको हल्का में मत लीजिएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो जो सबसे बढ़िया सुचालक है उसको हम लोग चांदी कहते हैं। यदि चांदी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग कपर मारेंगे। तो ऑप्शन में चांदी दिया है और चांदी का संकेत होता है Ag, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन उपधातु है। तो अभी हम लोग ने जाना कि जर्मेनियम एक उपधातु है, जबकि यहाँ पर एंटीमनी दिया है तो एंटीमनी भी क्या हो जाएगा, हम लोग का उपधातु, ऑप्शन नंबर बी SB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है पीतल क्या है। तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है इनमें से कौन आयनिक यौगिक है। तो जो CaCl2 है कैल्शियम क्लोराइड, ये हम लोग का क्या है दोस्त, आयनिक यौगिक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो जो सोना होता है गोल्ड होता है वो कभी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला सवाल है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण में जो इस्तेमाल किया जाता है वह होता है हम लोग का 22 कैरेट का। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला सवाल है कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला सवाल है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को दोस्त सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है इन निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, यदि तत्वों का वर्गीकरण पढ़ें तो इसमें यदि आपको पढ़ना होगा तो इसका आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इनमें से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो जो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है उसका नाम है कॉपर मतलब कि तांबा। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्मित है। अगला सवाल है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अगला सवाल है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है और वे कौन हैं। तो जो 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है उनका नाम है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। अगला सवाल है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं। तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हॉटस्पॉट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, वन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो ये जितने भी मृदा है, जल है, वन है, सब के सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया है कि टिहरी बांध का निर्माण किस देश में हुआ है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, ऑप्शन सी। अगला सवाल है अमोनिया के अणु में सबसे पहले अमोनिया में का सूत्र होता है NH3। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है? यहाँ पर नाइट्रोजन एगो है और हाइड्रोजन 3 गो, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा 1:3, जबकि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यदि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का पूछेगा तो हो जाएगा 3:1, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी 1:3। अगला सवाल है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि लोहे की परमाणु संख्या होता है 26। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, जिसे हम लोग उदर्ग स्तंभ भी कहते हैं, जिसे समूह की संख्या भी कहते हैं, उसकी संख्या टोटल कितना है दोस्त? 18 है। अगला सवाल है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसको याद करवाया जाए कि O3 मतलब कितना? O3 यानी कि ऑक्सीजन का कितना परमाणु दोस्त? 3 गो परमाणु मिलता है, तो ओजोन का निर्माण करता है। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में दोस्त टोटल आवर्त की संख्या 7 होते हैं। अगला सवाल है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या होता है दोस्तों 7, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होता है 18। अगला सवाल है कि त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हम लोग जानते हैं डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि अष्टक का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो हम लोग जानते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है, यानी कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। इस सवाल को देखिए 3 बार आपसे परीक्षा में पूछ चुका है। यदि आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, इस वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगला सवाल दिया है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो जितने भी आवर्त सारणी है उनके प्रत्येक आवर्त में जो गैस होता है, जो तत्व होता है, वो कैसा होता है? सदस्य होता है, निष्क्रिय होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। अगला सवाल है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में उसके कक्षों की संख्या समान होती है। अगला सवाल है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद कौन से तत्व को स्थापित किया गया, वहाँ जगह दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन को स्थापित किया गया, क्योंकि मेंडलीव ने भी कहा था कि भविष्य में जाकर बहुत सारे तत्वों की खोज होगा और जो हम लोग का खाली स्थान दिए वहीं पर आपको भर देना है। तो सिलिकॉन का खोज हुआ तो सिलिकॉन को भर दिया गया। अगला सवाल है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो सबसे अधिक हैलोजन वर्ग के तत्वों का नाम क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक और है। तो सबसे अभिक्रिया हैलोज कौन है दोस्त? फ्लोरीन है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? अब फ्लोरीन है। अगला सवाल है कि द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम का अच्छा कहलाता है? ये 9th क्लास का सवाल है। तो पहले वाले आवर्त को क्या कहा जाता है? दूसरे वाले को एल, तीसरे वाले को एम और चौथे वाले को एल। तो द्वितीय आवर्त में कौन हो जाएगा दोस्तों? एल सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक जबकि ओजोन है। यहाँ कुछ नहीं है, सवाल को लंबा चौड़ा दिखाया गया, बस पूछा कि ओजोन क्या है। सवाल में बस इतना ही है कि ओजोन क्या है। तो ओजोन जो है एक घातक विष होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन है? तो वन और तालाब कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। अगला सवाल है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो होता है वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी 2 बार पूछा जा चुका है। इनमें से कौन जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नकरणीय मतलब कि इसका एक बार यूज कर लेते हैं तो ये प्रकृति में नष्ट हो जाएगा, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने गल पच जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इनमें से कौन जैव निम्नकरणीय है भाई साहब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो घास होता है, पुष्प होता है, चमड़ा होता है, ये सब के सब क्या होता है? निम्नकरणीय होते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? क्या घास को गेहूँ खाएगा? ना। क्या घास को बकरी खा सकती है? यस सर। बकरी को मानव खा सकता है? यस सर, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आहार श्रृंखला यही हो जाएगा, घास, बकरी, मानव। अगला सवाल है कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो जीव मंडल में पूरे पृथ्वी पर या पूरे अंतरिक्ष में या पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक स्रोत क्या है दोस्त? हम लोग का सूर्य के प्रकाश है। हम लोग खास करके पृथ्वी के लिए सूर्य प्रकाश जरूरी है।
अगला सवाल है कि घास सहस्थली पारितंत्र में उत्पादक है किसके लिए? तो घास तंत्र पारितंत्र में उदाहरण उत्पादक है घास के। अगला सवाल है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होता है, अभी मैंने बताया, वो तेरी ऑप्शन नंबर सी, वो 3 होता है। अगला सवाल है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक NH2CO NH2 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रयोगशाला में जो पहली बार संश्लेषित बना गया था, मानव के द्वारा बनाया गया था, उसका कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? NH2CO NH2 है। अगला सवाल है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? H2SO4, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह किसका होता है? तो कार्बोक्जिलिक अम्ल में क्या होता है दोस्तों? कार्बोक्जिलिक अम्ल के लास्ट में बचता है एसिड, और कौन सा एसिड बचता है? ओइक अम्ल। यदि आप लोग पढ़े हैं तो इसका जवाब दे दीजिएगा कि कार्बोक्जिलिक अम्ल के समूह में कौन होता है? COOH होता है, COOH। अगला सवाल है कि इथेन में सहसंयोजक बंध कितने होते हैं? तो सबसे पहले बताइए इथेन का सूत्र क्या होता है? तो मेथ एथ यानी कि C2H कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। तो कार्बन 2 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, यानी कि इथेन का सूत्र क्या होता है? C2 2 दूनी की 4 2 6 हो जाएगा भाई साहब, 2 दूनी की 4 2 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, टोटल कार्बन बैठ गया। यानी कि जितने कार्बन ये हाइड्रोजन वाला है ना, यही हम लोग का क्या है दोस्त? सहसंयोजक बंध है। यहाँ पर टोटल कितना बना है दोस्त? 6 गो, और 1 गो बिचवा में बना है, टोटल कितना हो जाएगा? 7 गो। यानी कि इथेन का सूत्र होता है C2H6, H10 नहीं हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि सूत्र होता है CnH2n+2। तो कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो बैठाना है, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो हाइड्रोजन बच गया। लेकिन यहाँ तो बीचा में रहेगा, तो टोटल कितना बंद सहसंयोजक है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, इसीलिए हम लोग मार देंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि CnH2n+2 किसका सूत्र है? तो CnH2n+2 इथेन का सूत्र है, एल्केन का सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि नीला थोथा, जिसे हम लोग तूतिया भी कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का सूत्र CuSO4 5H2O होता है। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो नाइट्रोजन में याद रखिएगा, नाइट्रोजन में 3 गो बंध काम करता है, ट्रिपल बॉन्ड काम करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यही जगह पे यदि ऑक्सीजन के बारे में पूछेगा तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड काम करता है, जबकि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड काम करता है। अगला सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला सवाल है कि चीनी का सूत्र क्या होता है? तो चीनी का सूत्र दोस्त C12H22O11 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होती है? यदि आपको धन मूलक ऋण मूलक सूत्र याद है तो इसको बना दीजिएगा धाई से, लेकिन यदि आपको नहीं याद है तो मैं बताता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए कि याद रखिए, बताने वाला नहीं है हम कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या हो जाएगा दोस्त? Na2CO3। ठीक है। अगला सवाल है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह किसको कहा जाता है दोस्तों? CO को कहा जाता है। अगला सवाल है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल में कितना कार्बन हो जाएगा दोस्तों? मेथ में 1 कार्बन होता है, एथ में 2 कार्बन होता है। यानी कि सबसे पहले हमको मालूम चलेगा इथाइल और मेथिल एथिल का सूत्र क्या होता है? C2H2n+1। यदि हम मैं मान कर चलता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका सूत्र हो जाए इथाइल का C2H5 और एल्कोहल का सूत्र होता है दोस्तों OH, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये सब बनाने नहीं आता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप लोग यस बोलिए, कमेंट में जरूर बताइए, मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बता दूंगा। और यदि एक बार समझ जाते हैं तो ऐसा कैसा भी सवाल पूछे, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, कुछ भी पूछे, इसका जवाब आप दे सकते हैं। अभी फिलहाल आप लोग याद रखिए कि इथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अगला सवाल है कि इनमें से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? चलिए बढ़िया सवाल है। तो ये 2 होता है, वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक में भी 2 हो जाता है, एगो संतृप्त एगो असंतृप्त, जबकि एरोमेटिक में नाम आ जाता है किसका दोस्तों? बेंजीन का। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, यही सबसे ज़्यादा बार आपसे पूछा गया है। तो एरोमेटिक कौन हो जाएगा? बेंजीन, C6H6, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि किस हाइड्रोकार्बन के 3 गो बंध काम करता है? तो हम लोग जानते हैं कि किस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड काम करता है, तो एल्काइन ग्रुप में काम करता है, और एल्काइन ग्रुप का सूत्र होता है CnH2n। और CnH2n यानी कि n के जगह पर कितना रखेंगे हम लोग दोस्तों? यदि 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। यदि हम 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए यहाँ से
सब्जेक्टिव में तो सवाल कम पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत आसान पूछता है। यदि आप लोग एक बार किसी सर से पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आप लोग बढ़िया से ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का पकड़ सकते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। एक नंबर ये बढ़िया यहाँ से पूछता है। ठीक है, अगला सवाल है कि इनमें से कौन समावयवी है, इनमें से कौन आइसोमर है। इसको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से जो आइसोमर है ये ऑप्शन नंबर सी है, C2H5 OH है, CH3 CH3 है। अगला सवाल है कि बायोगैस का उत्पादन होता है, तो बायोगैस का उत्पादन दोस्तों गोबर गैस जिसको हम लोग बोलते हैं उसी को बायोगैस का उत्पादन करता है गोबर से। अगला सवाल है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत दोस्तों है कि सौर ऊर्जा, कितना भी यूज कर इसका कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगला सवाल है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं अनवीकरणीय ईंधन का स्रोत होते हैं। यदि हम लोग इसका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो जीवन में अब दोबारा उपयोग करने वाले नहीं हैं। अगला सवाल है कि एक उत्तम ईंधन है, उत्तम ईंधन कौन है, तो उत्तम ईंधन की श्रेणी में दोस्तों कोयला को रखा जाता है। अगला सवाल है कि नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सवाल है ये आपके साइंस में तो दिया ही है, इसके साथ ही आपके भूगोल वाले किताब में भी दिया है कि नौरौरा कहाँ है, तो नौरौरा आपके उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के क्या है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि इनका हम लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक को कैसे बनाया जाता है। तो यदि आप लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर क्या, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, धातु धातु ना, ये फिजिक्स में है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में है। विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक को नरम लोहे से बनाया जाता है, नरम लोहे पर लपेट कर बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र। अगला सवाल है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो से, जो डायनेमो होता है उसे दिष्टि धारा भी प्राप्त होती है, प्रत्यवर्ती धारा भी प्राप्त होती है, इसे हम लोग सही मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी, दोनों धारा प्राप्त होती है। अगला सवाल है पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव होता है 0। अगला सवाल है विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण किसका होता है, तो विद्युत फ्यूज के तार में सीसा और टीना का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है विद्युत वाहक बल्ब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत वाहक बल्ब का एसआई मात्रक दोस्त वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत विभव का भी एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, वोल्ट होता है। अगला सवाल है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा किस पर निर्भर करता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। अगला सवाल है विद्युत बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत बल क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से दिखाई जाती है, ज्ञात की जाती है। अगला सवाल है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारा किससे अधिक समानता है, तो जो हम विकास की दृष्टि से नजर डालते हैं तो सबसे अधिक जो समानता मिलती है हम लोग को मिलता है दोस्तों चिंपैंजी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि मेंडल ने प्रयोगों के लिए किस प्रकार के पौधों को चुना, तो हम लोग जानते हैं कि आनुवंशिक वाले चैप्टर में दिया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि न्यूक्लिक नाम किसने दिया, न्यूक्लिक नाम किसे दिया गया, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिए, बढ़िया सवाल है। तो फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम नाभिक अम्ल को दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि विकास के आधार पर किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विकास की दृष्टि से, विकासीय दृष्टिकोण से हमारा सबसे अधिक समानता किससे है। तो हम लोग का सबसे अधिक समानता है चिंपैंजी से। यही सवाल को दूसरे तरीका से पूछ दिया है कि विकास के आधार पर किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, तो चिंपैंजी का, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है। तो द प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो जो छोटा छोटा टी होता है वही बौना पौधा को दर्शाता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है। जो शरीर का आकार है वह वंशानुगत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात होता है। तो द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप 9:3:3:1 होता है, 9:3:3:3:1 होता है। अगला सवाल है कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होता है। तो स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र XX होता है। अगला सवाल है कि पुरुषों में लिंग गुण सूत्र होता है। स्त्री वाला तो पूछा है लेकिन पुरुष वाला पूछा नहीं, तो हो सकता है कि आपसे भी पूछ दे कि पुरुषों में लिंग गुण सूत्र होता है XY, जबकि स्त्रियों में होता है XX। अगला सवाल है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य को वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है, होमो सेपियंस कहा गया है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है। तो मानव का उद्भव हुआ था दोस्तों अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि चमगादड़ और पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। तो चमगादड़ और पक्षी के पंख समरूप अंग के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल को उल्टा अगर कैसे पूछेगा कि लघु पतन के समय परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है। तो प्रतिरोध का मान घटेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। अगला सवाल है कि किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। तो किसी चालक के प्रतिरोधकता के SI मात्रक है ओम मीटर। ध्यान समझिए, यदि प्रतिरोध बोलेगा तो ओम बोलना है, यदि प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर बोलना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अगला सवाल है कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा की दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि किसी चालक के छोरों के बीच V R और I के बीच में क्या संबंध है। तो हम लोग ओम के नियम से सिद्ध किए हैं V बराबर IR। V बराबर IR बोल दे या I बराबर V बटा में R बोल दे, दोनों बतिया क्या है, एक ही है। तो I बराबर V बटा में R, I बराबर V बटा में R, ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो V बराबर I है, हमको चाहिए ना मिला जुला भाई साहब। तो V बराबर यहाँ तक IR नहीं होगा, V बराबर IR नहीं होगा, V बराबर IR, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि ओम के नियम में कहता है कि ओम के नियम में सिद्ध होता है कि V बराबर IR होता है। यदि हम ये भागा में I है, भागा में I है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और गुणा में करेंगे तो V बराबर IR हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण का नाम दोस्त क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगला सवाल है कि ओम का नियम क्या होता है, सिद्ध होता है। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। V बराबर IR कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि R भागा में है, बराबर किधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो I और R हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बनाया गया है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करने के लिए बनाया गया है V बराबर IR। और V बराबर IR आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों I इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान से बनाइए, सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन W का मात्रक है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक होता है जूल, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दूसरा दिया है, तो ऊर्जा का मात्रक पूछा है, तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। अगला सवाल दिया कि ओम का नियम होता है V बराबर IR, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक दोस्त क्या होता है, तो इसका सही उत्तर विद्युत धारा का होता है एम्पियर, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। अगला सवाल है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहा जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का ही प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है। तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है,
पैरामीशियम में भी होता है, लेशमीनिया में भी होता है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा, पैरामीशियम, लिशमेनिया, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। अगला सवाल है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइलम के किस भाग में? तो पत्तियों में कायिक प्रवर्धन होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। तो मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, फैलोपियन नलिका के द्वारा। अगला सवाल है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किससे संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन सभी के द्वारा होता है, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, सबके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अगला सवाल दिया गया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? हाइड्रा में भी होता है। और इसके अगले वाले सवाल में क्या देखा हम लोगों ने कि ईस्ट में भी होता है। दोनों को दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो जो शुक्रवाहिका है यह मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल है कि परागकोश में होता है। परागकोश में होता है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर डी, परागकण। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, 6 पाठ में पढ़े हैं आप लोग। एड्स का प्रमुख कारण क्या है? तो एड्स का प्रमुख कारण असुरक्षित यौन संपर्क है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो जो पंखुड़ी होती है उसका अधिकतर रंग हरियर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो अंडाशय होता है वह फल में बदलता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे सोच रहे होंगे कि देखिए बहुत सारा सवाल बायोलॉजी का है। देखिए लगभग बायोलॉजी से ही ज़्यादातर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता तो केमिस्ट्री से भी है, फिजिक्स से भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव आता है वो लगभग बायोलॉजी से आता है और वो आसान भी होता है, आप लोग टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सवाल क्या था कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का काम करता है? तो मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क जो होता है वो गंध पहचानने का कार्य करता है। अगला सवाल है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। यकृत ही मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, सभी लोगों को बच्चा को मालूम है। अगला सवाल है कि थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? तो थायरॉक्सिन का स्रावण दोस्तों होता है थायराइड में, जैसा नाम है वैसा ऑप्शन दिया गया है। अगला सवाल है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो मानव की डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। अगला सवाल है कि दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग किया जाता है? यानी कि फल पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन को इथाइलिन भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ना है। अगला सवाल है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? अभी भी आप में से बहुत सारे छात्रों को डाउट रहता है कि वृक्क कब दे देता है, कब किडनी दे देता है। जैसे एप्पल मतलब सेब होता है, वैसे ही किडनी मतलब वृक्क होता है। हिंदी में वृक्क, इंग्लिश में किडनी होता है। किसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है उसका नाम है एड्रीनल, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एड्रीनल है। यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है कि एड्रीनल है, ये नहीं है। तो एड्रीनल को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। वही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। देखिए सवाल वही है, दोनों सेम टू सेम, ठीक। लेकिन इसका ऑप्शन में क्या है? एड्रीनल है, और इसके ऑप्शन में क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि है। तो एड्रीनल को ही अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, यानी कि हिंदी नाम है। अधिवृक्क हिंदी है, एड्रीनल इंग्लिश है। ठीक है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है एड्रीनिल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनिल हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? एड्रीनिल को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से।
अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिमाग संवेदीग्राही नहीं है। अगला सवाल है कि मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु निकलता है मेडुला ऑब्लिंगुटा से, तो मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से। अगला सवाल है कि इनमें से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो जो एथिलीन होता है, एथाइलिन होता है, उसी को गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि विरंजक चूर्ण से कौन सी गैस निकलती है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और यहाँ से कौन सा गैस निकलता है दोस्तों? क्लोरीन निकलता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है, अगला सवाल है कि इनमें से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसीलिए उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया कि इसी को हम लोग जिसका 7 से पीएच मान कम होता है उसको अम्ल कहते हैं, और अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला सवाल है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में आपका क्या संबंध है? तो ये क्या करता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में अवलोकन ये है कि यह प्याज सा गंध देता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि अपच का उपचार करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन लवण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4 है, वही क्या है दोस्तों? आपका लवण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना से कितना का बीच होना चाहिए? तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना हम लोग को नहीं रटना होता है, बस याद रखना होता है कि बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। अगला सवाल है कि इनमें से कौन विजातीय यौगिक है? इनमें से कौन विजातीय यौगिक है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह विजातीय यौगिक के श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है इनमें से कौन सा पीएच मान क्षारक विलयन देता है? तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको क्षारक के श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि 7 से अधिक है 13, इसीलिए बी हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है। अगला सवाल है कि अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 से ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? तो 7 से कम ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन संक्षारक अम्ल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सबसे प्रबल अम्ल होता है उसी को हम लोग संक्षारक अम्ल भी कहते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को संक्षारक अम्ल भी कहते हैं। अगला सवाल है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान दोस्तों होता है 7 से अधिक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि दांत को साफ करने के लिए किस प्रकार का दंत मंजन का प्रयोग करते हैं? तो दांत को साफ करने के लिए दोस्तों क्षारीय हम लोग दंत मंजन का प्रयोग करते हैं, यानी कि टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, क्षारीय होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि वाली आंख को साफ साफ दिखाई देती है। जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ है उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, जबकि नज़दीक की वस्तु उसको धुंधला दिखाई देगा। यदि उसको निकट दृष्टि दोष हुआ तो उसको निकट की ही वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दूरदृष्टि वाले को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। अगला सवाल दिया गया है कि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति देख सकता है, निकट दृष्टि वाले व्यक्ति निकट की ही वस्तु को देख सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब पहला तो वास्तविक बनाता है, साथ में उल्टा भी बनाता है और साथ में छोटा भी बनाता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र द्वारा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनाता है। अगला सवाल है कि आँख व्यवहार करती है, आँख व्यवहार करती है हम लोग के उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। अगला सवाल है कि सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला सवाल है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जिस भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य को दोस्तों किससे सूचित किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को सूचित किया जाता है मीटर में। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर यही होता है।
अगला सवाल दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो एक देखिए बहुत कई बार पूछ चुका है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि ज़्यादा दूरदृष्टि को दोष करने के लिए कौन सा, यहाँ पर दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष नहीं है, यहाँ पर कौन दोष है, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में एक ही लेंस काम आता है और उस लेंस का नाम दोस्तों क्या है, बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैजानी, हाफी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। नारंगी लाल भाई आप सब भाई साहब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो जो सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है। तो सबसे अधिक विचलित होता है दोस्तों बैगनी रंग विचलित होता है। इस बात को दिमाग में रखिए यदि आप समझ सकते हैं तो। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक उसका विचलन सबसे कम, जिसका विचलन सबसे अधिक उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम। तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक है तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है इसीलिए उसका विचलन कम होगा। अगला सवाल है श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलित कौन होता है। तो सबसे अधिक विचलित बैगनी हुआ, तो सबसे कम विचलित कौन होगा आपका भाई साहब, लाल भाई साहब हो जाएंगे। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। तो विचलन कम किसका हम लोगों ने अभी मारा, लाल रंग का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग का ही तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। तो जब भी जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो उसका फलस्वरूप हमेशा हाइड्रोजन गैस बनता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या है। तो जल का सूत्र होता है H2O। तो जल में हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1 होता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन मतलब कि 1 और 2 मिलकर क्या बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए, यानी कि 2 को मिलकर एक नया निर्माण करें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया की यदि बात करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन दहन की अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जो जलना होता है वह दहन की अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का निष्कासन को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हमें कमेंट में बताइएगा उपचयन अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न यदि आप लोग यहाँ तक टिके हुए हैं तो। अगला सवाल दिया गया है कि Na2SO4 BaCl2 ये किसी अभिक्रिया है। चैप्टर नंबर 1 में 7 से 8 अभिक्रिया दिया है। यदि आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे तो बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसे ऑप्शन में द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखा है उसी को हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण का मान कितना होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मारिएगा आप ही लोग बताइए तो कहिएगा 0 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है और तो इसीलिए हम क्या चिपका देंगे 0 डिग्री। अगला सवाल दिया गया कि यह कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ 2 को मिलकर 1 का निर्माण कर रहा है। जब 2 को मिलकर 1 बनेगा तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल दिया, हम हर टाइप के सवाल उठाए हैं, ये नहीं कि सिर्फ आसान लिए हैं कि आपको आनंद आएगा बनाने में, ना, सब आसान से लेकर भारी सब के सब सवाल हैं। तो CaO + H2O ये कैसी अभिक्रिया है। तो CaO + H2O ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। अगला सवाल है कि इनमें से किस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। तो जिन अभिक्रिया में ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है उस ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया कि इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। खूब आप लोगों ने पढ़ा है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि हीरा सबसे अपवर्तनांक किसका कम होता है। तो सबसे अपवर्तनांक कम पानी का होता है। अगला सवाल है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, छोटा होता है, आभासी होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जो नियम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का है उसका उल्टा हमेशा किस में काम करेगा,
लेंस में काम करेगा। यदि अवतल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, यदि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है तो अवतल लेंस में सिर्फ आभासी बनेगा। यदि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो इसके उल्टा उत्तल लेंस में काल्पनिक और आभासी वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। और इसी में से आप लोग बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे याद करें, बहुत लंबा चौड़ा ना। यदि आपको दर्पण याद है तो लेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपको लेंस याद है तो दर्पण याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दर्पण याद है तो उसका उल्टा कर देंगे तो लेंस हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में अभिसारी लेंस कौन होता है? कांच का उत्तल लेंस वायु का अभिसारी लेंस होता है। अगला सवाल है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में अभी आप लोगों ने पढ़ा कि उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला सवाल है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के किरण के मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। P बराबर 1/f होता है, जिसकी क्षमता के समातक डायप्टर होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितना होता है? तो लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होता है। अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? 2023 का पहला शिफ्ट का सवाल है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है? सवाल ज़्यादा मत पढ़िए, बस इतना पूछा किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, तो वह दर्पण का नाम दोस्त है हम लोग का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बोले या अवतल लेंस बोले, इन दोनों की फोकस दूरी हमेशा माइनस में ही होती है, इसीलिए हम लोग बी मार देंगे। अगला सवाल है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस दर्पण का आवर्धन किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन दोस्तों होता है +1। किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन होता है वह +1 होता है। अगला सवाल है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करती है? तो जो लाइपेज है वह वसा पर क्रिया करती है। अगला सवाल है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला सवाल है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज बोले या फ्रुक्टोज बोले, दोनों क्या है लगभग एक ही है, लेकिन इनका काम क्या है अलग अलग है। तो फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। अगला सवाल है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। अगला सवाल है कि इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? यानी सवाल ये गलती है, तो बताइए कैसे। ऑप्शन में क्या होना चाहिए? एक जानवर का नाम होना चाहिए चूहा। चूहा का तेज धड़कन होता है, ऑप्शन नंबर नहीं है तो याद रखिएगा। अगला सवाल है यही वही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, यानी कि सबके सब है। अगला सवाल है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। और यहाँ से टोटल नंबर का 200 सवाल है और 2-4 और सवाल देख लेते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। अगला सवाल है कि भाई साहब अगला सवाल
कि आरबीसी की जीवन अवधि कितना होता है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन होता है भाई साहब, हाँ, यानी कि लाल रक्त, रेड ब्लड सेल हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 120 दिन होती है। अगला सवाल दिया है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधे में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 200 प्लस ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको कोई भी समस्या परेशानी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको लगता है कि इस चैप्टर का हमको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, मैं इसके जवाब देने के लिए ज़रूर जवाब दूंगा, वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए।